everyone. This is my first video on Indian economy. So I hope you like my videos. Let's start with 10 new facts on Indian economy. Number one, the first fact is there has been a large increase in registered indirect and direct taxpayers. We can see a 50% increase in unique indirect taxpayers under GST compared with the pre GST in figure number 1A. And similarly, there has been an addition over and above the trend growth of about 1.8 millions in individual income tax filers since November 2016, which we can see in figure 1B. तो सबसे पहले let's see कि increase in registered indirect and direct taxpayers in India से हमें positive implications होते हैं. For example, uh, if there are more registered taxpayers, that means there is a large tax base for the government. Government will receive more and more taxes. तो अगर टैक्स बेस ज़्यादा होगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगी, जिसका मतलब है कि कंट्री के पास क्या होगा, एडिशनल रेवेन्यू होगा जो यूटिलाइज हो सकता है अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए. वो जो टैक्स गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कर रही है वो यूज़ कर सकती है, विच विल रिजल्ट इन पॉजिटिव इकोनॉमी. नेक्स्ट कैन बी अगर लार्जर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं हमारी कंट्री में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं, बीट इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, तो उससे हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोगों को इन्वेस्ट करना है अलग अलग कंपनीज में, और उनका क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है इंडियन इकोनॉमी पे. इट डेमोन्स्ट्रेट कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स कंप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं विद द टैक्सेशन रेगुलेशंस, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. और अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो उससे वी विल अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी और जॉब्स क्रिएशंस भी इंक्रीज होगी. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर पॉइंट वन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर पॉइंट में देर आर 10 फैक्ट्स, तो हर फैक्ट में जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर whether it is causing positive impacts to the economy or they are causing negative impacts to the economy. पहले हमें ये समझना है और उसके बाद हमें ये समझना है कि positive impacts क्या है या negative impacts क्या है economy पे. So next is a formal non-agricultural payroll is much greater than believed. More than 30% when formality is defined in terms of social security, EPFO, ESIC provision. More than 50% when defined in terms of being in the GST net. फर्स्ट ऑफ ऑल, EFPO क्या होता है? EFPO इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ESIC क्या होता है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. तो फॉर्मेलिटी जो कि EPFO और ESIC से डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि जो हमने सोचा था, जो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल पे रोल आया है, वो हमारे सोचने से बहुत ज़्यादा है, इज़ मच ग्रेटर दैन बिलीव. तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम अगर ज़्यादा आया है, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन ऑफ वर्क फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह या अदर वेलफेयर स्कीम्स है, वो उन्हें एक्सेस कर पा रही है. EFPO मतलब EPFO मतलब जो प्रोविडेंट फंड स्कीम्स होती है, तो उनसे क्या होगा, उनका ओवरऑल वेलबींग बढ़ेगा और उससे उन्हें एक सेफ्टी नेट मिलेगा, उन्हें और उनके फैमिलीज को. और जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ऑफन इंडिकेट्स रेगुलर tax contributions by both the employers as well as the employees. सो नेक्स्ट इज कि जब हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन द GST नेट, तो मोर देन 50% पॉपुलेशन आती है.
तो फॉर्मेलिटी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन द जीएसटी नेट मतलब कि जब फॉर्मेलिटी इज बेस्ड ऑन द बिजनेस बीइंग रजिस्टर्ड अंडर जैसे कि अदर टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं जीएसटी या वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह। सो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर फॉल करती है। तो अगर बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी नेट पे तो इसका मतलब है कि वो लोग को प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस हो जाएगा। अब लोग टैक्सेस इवेड नहीं कर पाएंगे, रिडक्शन इज इन द टैक्स इवेशन, और इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो इससे टैक्स बेस स्ट्रेंथन होगा, अच्छा हो जाएगा। सो इट अलाउज द गवर्नमेंट टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ जाएगा कलेक्शन के लिए, तो उससे अपने आप इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। एंड अदर रीज़न ऑल्सो कैन बी कि अगर हमारे पास फॉर्मल इकोनॉमी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो जीएसटी या अदर टैक्सेस पे करते हैं, उस कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, तो उससे ईजियर एक्सेस होगा किसको, इंटरनेशनल मार्केट्स को। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस के साथ लोग कंप्लाई करने लग जाएंगे, सर्टिफिकेशंस लेने लग जाएंगे, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने लग जाएंगे। तो दिस ऑल्सो एनहांसेस देयर एबिलिटी टू एंगेज इन ग्लोबल ट्रेड होने लग जाएगा। तो इट विल एनहांस द एक्सपैंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिससे इकोनॉमी क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा उसमें भी इकोनॉमी को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुआ है, सेकेंड पॉइंट में भी हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुआ है बीइंग इन द जीएसटी नेट, और इफ दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, for example EPFO or ESIC. So let's see the third point now. So see, fourth point may we have two sides. So one is the correlation between states' prosperity and its international trade. And next is states' prosperity and the interstate trade with the interstate trade. तो इसमें में बताया गया है कि more internationally, the states that export more internationally and trade more with other states tend to be richer, बट कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका मतलब है कि जो हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रैदर देन हम इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है और क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है इकोनॉमी पे या नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। सो हमने दो साइड्स देखी है अब इसमें। सो वाई इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ला रहा है, इसका रीज़न हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड स्टेट्स को अलाउ करता है कि हम लार्जर मार्केट को एक्सेस कर सके बियॉन्ड आवर ओन बॉर्डर्स। तो हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, goods and services को इंटरनेशनली। स्टेट्स कैन टैप इनटू मच मोर लार्जर कंज्यूमर बेस, हमें बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस मिलता है, इंटरनेशनल कंज्यूमर बेस मिलता है, जिससे हमारा सेल्स इंक्रीज हो सकता है और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। तो लार्जर मार्केट के एक्सपोजर से हमारे बिजनेस को, जो हमारे इंडिया का बिजनेस है, उससे क्या मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है टू एक्सपैंड एंड जनरेट हायर रेवेन्यूज, जिससे इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। ऑल्सो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, जो कि पॉजिटिव साइड है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सेस टू रिसोर्सेज मिल सकते हैं, हमें इनपुट्स मिल सकते हैं, ऑल्सो रिस्क भी रिडक्शन हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो डाइवर्स हो सकती हैं। वाइल जो हमारी इंटरस्टेट ट्रेड है वो भी हमारे स्टेट के रोल के प्रॉस्पेरिटी में पॉजिटिव ही रोल प्ले करती है, बट वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना इंटरनेशनल ट्रेड है। बिकॉज क्या रीज़न हो सकता है इसका, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रेड जो है वो प्राइमरली सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स पे फोकस करेगी, उसका फोकस इंटरनेशनल गुड्स पे नहीं होगा, वो सेम स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। हाउएवर वो फिर भी फैसिलिटेट करेगी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन करेगी बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स, बट वो एक मतलब वो एक लार्ज एरिया कवर नहीं कर पाएगी, वो एक स्मॉल एरिया कवर कर पाएगी इंटर स्टेट का। बट इंटरनेशनली अगर हमें कैप्चर करना है सब, तो हमें ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपोर्ट करें, उन लोगों से जो हम प्रोडक्ट्स अच्छे बनाते हैं वो हम उन्हें एक्सपोर्ट करें,
और जो वो लोग अच्छा बनाते हैं हम लोग उनसे इम्पोर्ट करें। तो ये करने से वी कैन increase our economic activities and our economy. So next is our fourth point, that is India's firm export structure is substantially more egalitarian than in other large countries. So uh, a more egalitarian firm export structure मतलब कि जो large amount of firms हैं beyond their top percentile, they are actively participating in international trade और जो benefit कर रहे हैं किससे, export activities से। So ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन और हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। सो इससे क्या होगा, हमारा ग्रेटर डाइवर्सिटी होगा और इंक्लूसिवनेस होगा इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, सो पोटेंशियली लीडिंग टू वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सो हमारी एगैलिटेरियन एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर के आने से ये एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज करेगा, इनोवेशन इंक्रीज करेगा विद द बिजनेस इकोसिस्टम। जब लार्जर फर्म्स जो होंगी वो बाहर जाके दे विल एंगेज इन द एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। सो इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे इनोवेशन आएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, इकोनॉमिक रेजिलियंस मिलेगा हम लोगों को। ऑल्सो हम लोगों को ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इट शुड ऑल्सो फोकस ऑन द ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फर्म्स। सो फैक्टर्स सच एज एक्सपोर्ट वैल्यू या मार्केट रीच, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसा है, ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन द इकोनॉमी। सो दिस पॉइंट, द पॉइंट नंबर 4, ये हम लोग जो हमारा पिछला लास्ट पॉइंट था उसी का कंटिन्यूएशन भी मान सकते हैं, वो उस इसी से ही रिलेटेड है कि हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर सब्सटैंशियली मोर एगैलिटेरियन है दैन इन लार्ज कंट्रीज। ये डेफिनेटली बेनिफिट करेगा इकोनॉमी को एज अ होल, सो इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इफेक्ट फॉर द इकोनॉमी। Next is point number 5. The clothing incentive package boosted exports of ready-made garments. The relief from embedded state tax announced in 2016 boosted exports of ready-made garments by about 16%. So because of the relief from the embedded state tax, क्योंकि स्टेट टैक्सेस जो है वो हटा दिए गए फ्रॉम द रेडीमेड गारमेंट्स क्लोथिंग इस चीज़ से, तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है किस पे, ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इन इंडिया। रिलीफ फ्रॉम एम्बेडेड स्टेट टैक्स होने से हमारा कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा ऑफ इंडियन रेडीमेड गारमेंट्स, कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि हमें उससे रिलीफ मिला है। प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा जो होगा वो कॉस्ट बर्डन उस पर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमारे टैक्सेस हट जाएंगे। सो कॉस्ट रिडक्शन होने से जो इंडियन गारमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मोर प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कंपेयर टू द गारमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज। तो इससे डिमांड्स फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स की, तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट आ जाएगा उसके अंदर एकदम से। तो डिमांड इंक्रीज हुई जिससे स्ट्रेंथन हो जाएगी हमारी सप्लाई चेन इंडिया में, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो बैकवर्ड जो लिंकेज है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी, न्यू रॉ मटेरियल्स लाने के लिए हम लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारा नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे को उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट दीज मटेरियल्स। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, इनकम जनरेशन हो जाएगी वर्कर्स के लिए दैट आर एम्प्लॉयड इन द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इससे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट होगी और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो इससे हमारे को क्या हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं अप टू पॉइंट नंबर 5, वी हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी।
Next is point number 6, that is Indian society exhibits strong sun meta performance preference. Sorry. So ये जो स्टेटमेंट है वो ये बताती है that our Indians in our Indian society it exhibits a strong preference for male children. So it leads to skewed sex ratios. मतलब कि जो parents है वो तब तक they continue to have children until they achieve a desired number of sons, जिससे क्या होता है इम्बैलेंस सेक्स रेशियोज हो जाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेदर कि वो लास्ट चाइल्ड है या नहीं. सो इन कंट्रास्ट टू दो सोसाइटीज जिसमें विदाउट सच fertility stopping rules, sex ratios remain balanced regarding of whether the child is last or not. सो इससे हमारे को क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो देखते हैं हम लोग. सो स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो इससे क्या हो सकता है इम्बैलेंस सेक्स रेशियोज हो सकता है जो हमने अभी बात करी, जिससे हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स हो सकता है कंपेयर टू फीमेल्स, और फीमेल्स का रेशो कम हो जाएगा उससे. सो दिस स्क्यूड सेक्स रेशियोज उन सिचुएशन में जहाँ पे पेरेंट्स कंटिन्यू टू हैव चिल्ड्रन जब तक उन्हें डिजायर्ड नंबर ऑफ सन नहीं हो जाते. तो इससे फार रीचिंग सोशल डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे. क्या कि दे कैन इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल सोशल फैब्रिक, जिससे फैमिली डायनामिक्स जो होगा वो पूरा डिसरप्ट हो जाएगा और इट में कंट्रीब्यूट टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स आ जाएंगे. मेल मेल पैट्रियार्कल परपेचुएशन हो जाएगा. मोर ओवर जो जेंडर इम्बैलेंस है उसकी वजह से जो लेबर मार्केट है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास फुल पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन नहीं है विमेन का, लिमिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं. तो एफर्ट्स टू एड्रेस एंड ओवरकम दिस सन प्रेफरेंस और इसको करने के हमारे को लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है, एंड इनिशिएटिव्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी करने की ज़रूरत है, एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट और रिप्रोडक्टिव राइट्स की हमें बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है ये इशू. सो इसके रूट कॉजेज को एड्रेस करके एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी सो द सोसाइटी कैन वर्क टुवर्ड्स अ मोर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव सोशल स्ट्रक्चर, जिससे रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर इक्वालिटी बनी रहे और टू रिस्पेक्ट देयर राइट्स, जिससे हमारी इन प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और वो इकोनॉमी के लिए भी इट विल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द एनवायरनमेंट. So next point, that is our seventh fact of the Indian economy, है there is substantial avoidable litigation in the tax arena which government action could reduce. So as you can see in this data, the table given below, जो हमारे petitions है वो इतने ज़्यादा है, be it the direct tax cases और the indirect tax cases, और जो हमारा success rate है वो बहुत ही low है compared to the petition rate. So it suggests that जो हमारे जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज है. एडिशनली हमारे जो हाई पेटिशन रेट है कपल्ड विद लो एंड डिक्लाइनिंग सक्सेस रेट, वो सजेस्ट करते हैं कि जो कंसिडरेबल नंबर ऑफ केसेस है जो परस्यू होते हैं थ्रू लिटिगेशन, दे हैव लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. उसमें सक्सेस होने के बहुत ही कम चांसेस है. सो दिस कैन रिजल्ट इन व्हाट मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम अपने रिसोर्सेज वहाँ एलोकेट कर रहे हैं जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत है अभी, both for taxpayers and the tax department, क्योंकि उनका valuable time effort लग रहा है बहुत ज़्यादा, and financial resources are expended on the cases that are unlikely to yield significant results. हमें पता है कि उसमें results बहुत ज़्यादा significant नहीं होने वाले हैं, फिर भी हम उनके अंदर अपने resources ज़्यादा लगा रहे हैं rather than जहाँ हमें उन्हें लगाना चाहिए. सो ऑल्सो अदर रीज़न अदर थिंग कैन बी, तो इस कंसंट्रेशन की वजह से सब्सटैंशियल इफेक्ट हो सकता है ऑन टैक्स रेवेन्यूज, कंप्लायंस और ओवरऑल फिस्कल हेल्थ ऑफ द कंट्री पे.
फोकसिंग अगर हम फोकस करते हैं एफर्ट्स ऑन एक्सपीडिएटिंग द रेजोल्यूशन ऑफ दीज केसेस, अगर हम लोग अपने एफर्ट्स उनको केसेस को कम करने में लगाएं, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और रिडक्शन इन द बैकलॉग ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू केसेस होगा। और हमारे जो सिस्टम के ऊपर इतना बर्डन है, इतने ज़्यादा केसेस आए रहते हैं जो कि सॉल्व भी नहीं होते हैं बहुत बार, तो और बहुत सारे पाइल अप होते रहते हैं, तो वो बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए उस चीज़ का टू सॉल्व द लिटिगेशंस। हमको एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए बिटवीन द टैक्स पेयर राइट्स, रेवेन्यू प्रोटेक्शन और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ टैक्स लॉज, उसको हमें सही से बनाना चाहिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को। So, adopting strategies to address this unidentified challenges. So, government can contribute to a more efficient और effective tax system, जिससे unnecessary जो हमारे जो disputes होते रहते हैं taxes को लेके, वो भी reduce हो जाएंगे और इससे economic growth भी increase हो जाएगी. So next point is eighth, that is to reignite growth. Raising investment is more important than raising saving. तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये सजेस्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को राइज करें इन ऑर्डर टू री इग्नाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करें रैदर दैन इंक्रीजिंग आवर सेविंग्स। जो हमारी ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है बाय अ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट्स, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अ ड्राइवर है ऑफ ग्रोथ। तो इन्वेस्टमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जॉब्स क्रिएशन होता है, इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी। जब इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएगी तो इससे ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, जिससे ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट्स राइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पैसा जो पड़ा रहता है घर में, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। रैदर अगर हम उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न भी हमें उस इन्वेस्टमेंट से कई बार मिल जाता है, अच्छा खासा। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, क्योंकि जो हम लोग सेव करते हैं, दिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। वही सेविंग्स हमारा सोर्स है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को जो हमने सेव किया है उसे ही हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास एडिक्वेट सेविंग्स भी होने चाहिए, बट हमें सब कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट्स भी रेज करने चाहिए। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। सो दिस इज द थिंग। Next is the ninth point, that is own direct tax collections by Indian states and local governments are significantly lower than those of their counterparts and other federal countries. So because we have a federal system, तो fiscal autonomy होना ज़रूरी है. It is essential for state and the local governments, ताकि वो effectively carry out कर सके their responsibilities और provide कर सके हमें necessary public services जैसे roads वगैरह बनाना. सो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस करते हैं जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, वो हमसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं जो उनके लिए रेवेन्यू बेस होता है, जिससे वो लोग फाइनेंस करते हैं क्या, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे रोड्स बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे टैक्सेस से ही कैरी आउट करते हैं उनको। सो अगर लोअर शेयर होगा ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर इंडियन स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि उनका जो फिजिकल ऑटोनॉमी है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो रिड्यूस हो रहा है, और उन इसलिए उन्हें रिलायंस करना पड़ेगा किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिलाय करना पड़ेगा कि वो उन्हें पैसा दे और उसके बाद वो कैरी आउट कर सके जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है कंट्री के लिए। इस गैप को ब्रिज करने के लिए बिटवीन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट्स और उनके काउंटर पार्ट्स इन अदर फेडरल कंट्रीज, क्या क्या हम लोग को नेसेसरी मेजर्स लेना ज़रूरी है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है,
इससे क्या होता है, अनदर थिंग कैन बी वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस हो सकता है। वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ रेवेन्यू रेजिंग पावर्स और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि कुछ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, तो इससे ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे होती है, तो दोनों का रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना ज़रूरी है। बट बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो कम कलेक्ट कर पा रही है, इसलिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। वो हेविली रिलाय हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, इसलिए इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में। तो इसलिए हमारे को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ये बहुत रिक्वायर्ड है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी। और कोलैबोरेटिव एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जिससे क्या होगा, हमारा फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव होगा, और हमारी टैक्सेशन पावर्स अच्छे से एक्सरसाइज हो पाएंगी, जिससे हमारा इकोनॉमी भी इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट, दैट इज द 10th, which is the footprint of climate change evident है बहुत ज़्यादा, that we all know। an extreme weather adversely impact करता है हमारे agricultural yields को। और दिस मीन्स जो हमारे वेदर कंडीशंस है वो ऐसी हो गई है जो एग्रीकल्चरल ईल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और दिस मीन्स जो हमारे टेम्परेचर जो है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रेनफॉल डेफिशिएंसीज हो जाती है, और दे आर इम्पैक्ट मोर in unirrigated areas compared to the irrigated areas। जो हमारे इंडिया में वो एरियाज हैं जहाँ पर प्रॉपरली वाटर, मतलब वाटर नहीं पहुँच पाता, रेनफॉल भी कम होती है, वाटर का अवेलेबिलिटी भी लो है, तो वो एरिया एग्रीकल्चरल यील्ड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जो हमारा फुटप्रिंट ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो एविडेंट करता है कि जो वेदर पैटर्न्स है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, उनमें एक्सट्रीम इवेंट्स, वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, तो वो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। चेंज, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, प्रेसिपिटेशन चेंजेस हो रहे हैं, अदर क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जिससे क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट होती है। पेस्ट्स और डिसीजेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं कई एरियाज में बिल्कुल भी, जितनी उन्हें चाहिए होती है क्रॉप ग्रो करने के लिए, क्रॉप की यील्डिंग के लिए। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज रिक्वायरमेंट है टू इंश्योर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी के लिए। जो हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, रेनफॉल डिक्रीज हो रही है, तो ये सब्सटैंशियल इम्पैक्ट ला रहे हैं यील्ड्स पे। हीट वेव्स आ रही हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हो रही हैं, जिससे क्रॉप बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। जब रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तब रेनफॉल आ रही है, जब हमें चाहिए रेनफॉल तब बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है, ना पानी मिल पा रहा है। तो इससे पेस्ट्स और डिजीज पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो ये सब ऑल टुगेदर होने से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हमारी डिसरप्ट हो रही हैं। तो इसको होने से हमें क्या हो सकता है? इकोनॉमिक लॉसेस तो होगा ही, और लाइवलीहुड चैलेंजेस भी हो रहे हैं फार्मर्स को सफिशिएंट इनकम नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनको ग्रोथ ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। जो क्रॉप्स को सफिशिएंट ग्रोथ होता है वो हो ही नहीं पा रहा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अडेप्टिव मेजर्स लाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबल फार्मिंग लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रमोट करना सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ऑल्सो डेवलपिंग ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप वेराइटीज़ लाना बहुत ज़रूरी है, जो अगर ड्रॉट भी हो तो भी वो उसे टॉलरेट कर ले। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो सपोर्टिंग फार्मर्स विद क्लाइमेट इंफॉर्मेशन और उनका एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सब मेजर्स करने से फार्मर्स क्या कर पाएंगे? कोप अप कर पाएंगे उन चैलेंजेस से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं,
and it will minimize the negative impacts on the agricultural yields. तो क्लाइमेट चेंज एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मल्टी फेसेटेड अप्रोच है फॉर टुडे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही एविडेंट है इस समय में. सो दीज वर द 10 facts of the Indian economy. I hope you understand them. Thank you for watching the video.